हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे 4.2 पे। 4.1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, 4.1 तक के वीडियोस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख लीजिएगा। और लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। और आईडीडी वालों के तो फिर आपके टाइम टेबल भी आ गए हैं, जहां से आपके एग्ज़ाम 5 से लेकर के 12 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप अगर आपका इस पेपर में बैक लगा है तो अच्छे से इन पेपरों को करिए। एक चीज़ आप कर सकते हैं आप, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि आप PYQ ज़रूर लगाएं। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर लगाएं। अगर मैं बात करती हूँ कि आपको ये पेपर्स मिलेंगे कहाँ पे, तो आप खुद भी खोज सकते हैं। मतलब RCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के नीचे, अब थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो लास्ट में लिखा है स्टडी मटेरियल। तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल में जा कर के आप खुद से भी जो है वो पेपर्स ले सकते हैं। और अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे पेपर्स पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। आप उन पेपरों को लेकर के फिर उन्हीं को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आपने 2-3 साल के पेपर भी कर लिए तो यकीन मानिए आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। 2-3 साल के क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से रीड डाउन कर लेते हैं, अभी आपको याद करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें, जो भी हेडिंग्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट उसमें टर्म दिया गया है। तो उसके लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट को आप नोट डाउन भी जो है वो कर सकते हैं, या आपको नोट्स दिया गया है उसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से अगर आप पढ़ते हैं, पुराने पेपर सॉल्व करते हैं, और जो वीडियोस दिए जा रहे हैं वीडियोस को आप देखते हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उस पुराने पेपर्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जो ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, जो उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने भी कुछ ऑब्जेक्टिव करा रखा है हर सब्जेक्ट के आप खोजेंगे तो करीब मैंने 40 से 50 हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट MCQ करवा रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है आपका बैक लगने का या कम नंबर आने का चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, ईमानदारी के साथ करेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं 4.2 पढ़ेंगे। क्या है 4.2, उसको हम देख रहे होंगे। लिखा है प्रारंभिक हस्तक्षेप में क्रॉस विकलांग का आयोजन। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने जब यूनिट 1 पढ़ा होगा, जब आपने हमारे साथ यूनिट 1 डिस्कस किया होगा, तो उस यूनिट 1 में मैंने आपको एक टर्म बताया था क्रॉस डिसेबिलिटी का। ठीक है, आपको याद होगा। तो क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होता है कि एक स्पेक्ट्रम होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक छाता स्पेक्ट्रम भी इसे हम कहते हैं। एक मॉडल है ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। एक तरीका है बच्चों को सुविधाएँ प्रदान करने का, जिसमें किसी भी प्रकार की विकलांगता को जो है वो बिना भेदभाव के जो है वो सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं प्रारंभिक हस्तक्षेप की बात करें तो अगर आपने 4.1 के भी वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे प्रारंभिक हस्तक्षेप के बारे में बताया गया था कि जब हम शीघ्र पहचान कर लेते हैं तो शीघ्र पहचान के बाद हम प्रारंभिक हस्तक्षेप की जो प्रक्रिया है वो हम अपनाते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब है बच्चों को सुविधाएँ देने की जो प्रक्रिया है, या उनके जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उस डिसेबिलिटी के निवारण के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम शीघ्र हस्तक्षेप जो होता है उसकी क्रिया को अपनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में कैसे हम क्रॉस विकलांग का आयोजन करेंगे, कि क्रॉस विकलांगता का किस तरीके से आयोजन किया जाता है उसके बारे में आपको जानना है। तो जो प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं होती हैं वो ऐसे बच्चों के लिए होती हैं जिनमें विकासात्मक देरी होती है। तो ऐसे बच्चे जिनमें विकासात्मक देरी आप कह सकते हैं ऐसे बच्चे जिनमें किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है। तो जो ये क्रॉस डिसेबिलिटी का अप्रोच होता है, हम ऐसे बच्चों पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्रारंभिक हस्तक्षेप भी हम ऐसे बच्चों के लिए करते हैं जो विकलांग बच्चे हों या जिनमें किसी न किसी प्रकार की कोई विकार हो। अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक हस्तक्षेप इकाई में एक ऐसे बच्चों के लिए शून्य अस्वीकृति जो है वो है। इसका मतलब होता है कि हम जो हमारा क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच होता है उसमें हम शून्य अस्वीकृति को अपनाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के बच्चे को हम इसमें पीछे नहीं छोड़ते हैं, सभी प्रकार के बच्चों को हम इसमें जो है वो इंक्लूड करते हैं।
और शून्य अस्वीकृति में बस यही निहित रहता है कि किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले बच्चे, जैसे उनके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो दृष्ट हो, श्रवण हो, मस्तकी पक्षाघात हो या जिसे आप प्रमस्तकी पक्षाघात कहते हैं, कोई लैंग्वेज से संबंधित हो, उनके अगर स्पीच से संबंधित किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटी हो, तो चाहे उनके प्रकार कोई भी, मतलब डिसेबिलिटी का चाहे प्रकार कोई भी हो, चाहे उसका स्तर कोई भी हो, मतलब वो किसी भी गंभीर स्थिति पे हो, अल्प हो, किसी भी लेवल पे हो, तो हम बिना किसी बिना किसी भेदभाव के हम जो है इन बच्चों के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी जो अप्रोच है उसका हम आयोजन करते हैं। स्थापित स्थितियों वाले बच्चे भी प्रारंभिक हस्तक्षेप के पात्र होते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं तो जब हम क्रॉस डिसेबिलिटी एक प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का आयोजन करते हैं तो हम उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी पात्रता जो है वो निर्धारित नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब क्रॉस डिसेबिलिटी है तो क्रॉस डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार के विकलांग बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं करती है। इसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। सभी बच्चे एक समान कहने का मतलब ये है कि वो सभी बच्चों को सुविधाएं देती है, किसी भी बच्चे को पीछे छोड़ने की बात नहीं करती है और सभी प्रकार के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी उनके अंदर हो, श्रवण हो, दृष्ट हो, मानसिक हो, फिजिकल हो, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी ऐसे बच्चों के अंदर है, तो हम क्या करेंगे कि इन सभी बच्चों को हम समाहित रूप करके इन सभी बच्चों को जो है वो सुविधाएं देने का प्रयास जो है वो हम करते हैं। सभी बच्चों के लिए योजनाएं हम जो है वो बनाते हैं। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो है इसमें कोई पात्रता नहीं निर्धारित की गई है कि हाँ 40% डिसेबल बच्चों को ही सुविधाएं जाएगी, क्रॉस डिसेबिलिटी का आयोजन सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए किया जाएगा, या फिर 60% डिसेबिलिटी होगी तो बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो इस तरह के किसी भी प्रकार के मानक को इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। सभी प्रकार के बच्चों को सुविधाएं दी जाती है, कोई भी भेदभाव ऐसे बच्चों के साथ नहीं किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो अगर इसमें है कि यदि चिकित्सा समस्याओं का निदान किया जाता है तो बच्चे को एक स्थापित स्थिति माना जाता है जिसके परिणाम विकास संबंधी जो देरी है इसकी होने की संभावना जो है वो उच्च संभावना हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम समय से प्रारंभिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया को बच्चे के साथ नहीं अपनाते हैं तो ये जो विकास संबंधी देरी है, मतलब बच्चे की दिव्यांगता का जो स्तर है वो बढ़ सकता है और बच्चे को जो है वो हमें सुविधाएं देने में भी जो है वो असुविधा होगी। इसीलिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से क्रॉस डिसेबिलिटी का आयोजन करके हम सभी प्रकार के बच्चों को जो है वो सुविधाएं दे सकते हैं। वो कोई भी बच्चा हो सकता है, मैंने आपको ये बातें ऊपर ही बता दी, चाहे वो किसी भी प्रकार की आनुवांशिक विकार से बच्चा कोई ग्रसित हो, कोई जन्मजात विकार हो, किसी भी प्रकार के कोई संक्रमण बच्चे को हो और उस संक्रमण की वजह से बच्चे जो है वो ग्रसित हों, चाहे ऑटिज्म बच्चे के अंदर हो, चाहे आसक्त विकार बच्चे के अंदर हो, चाहे बहरापन हो, चाहे दृष्टि हानि बच्चे के अंदर हो, चाहे बच्चे के अंदर अगर हम बात करते हैं तंत्रिका संबंधी कोई विकार होता है तो भी हम सभी प्रकार के बच्चों को इसमें इंक्लूड करेंगे, कोई बिना किसी भेदभाव के। और सभी प्रकार के बच्चों के लिए हम सभी प्रकार के बच्चों को सुविधाएं देने के लिए क्रॉस डिसेबिलिटी जो अप्रोच है हम उसका आयोजन करते हैं। तो ये था आपका पूरा 4.2। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ से हम 4.3 है हमारा जो है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 4.3 हमारा क्या है, स्क्रीनिंग क्या होता है और विकलांगता का आकलन क्या होता है, इसके बारे में हम जान रहे होंगे। तो देखते हैं। तो स्क्रीनिंग को आप ले सकते हैं, जांच ले सकते हैं, पहचान भी इसको हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग को। अभी हम सिर्फ स्क्रीनिंग पर डिस्कस करेंगे, फिर हम विकलांगता के आकलन पर भी चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनिंग क्या होता है, तो जांच के द्वारा हम ऐसे बच्चों की पहचान करते हैं जिनमें विकलांगता की संभावना होती है। जांच एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम इतना पता लगाते हैं कि बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। यह एक ऐसी प्रविधि है या एक ऐसा विधि होती है आपकी स्क्रीनिंग जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान की जाती है जिनमें विकलांगता के निदान हेतु अतिरिक्त जांच की आवश्यकता होती है। मतलब कि हम स्क्रीनिंग में एक ऐसे व्यक्तियों की पहचान करते हैं जिनके कारणों की पहचान करने के बाद हमें जो है वो बच्चे को अधिक जांच की ज़रूरत रहती है।
हम स्क्रीनिंग के अंतर्गत ऐसे बच्चों की पहचान करते हैं जिनमें विकलांगता है, या अगर उस बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता के कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं तो हम जांच की जो प्रक्रिया है वो हम अपनाते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को जो है वो विकलांग साबित नहीं करते हैं। देखिए ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम स्क्रीनिंग करके, मतलब सिर्फ बच्चे की पहचान करके हम किसी को विकलांग नहीं कह सकते हैं, या उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो हम स्क्रीनिंग के माध्यम से नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि स्क्रीनिंग के माध्यम से किसी बच्चे को जो सर्टिफिकेट होता है, विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है या विकलांग जो है वो हम घोषित नहीं करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब सीधा ये होता है कि एक बड़ी संख्या में से विकलांगता की संभावना वाली जो छोटी संख्या है उसका पहचान करना। जैसे एक समूह है, इस समूह में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो इन 5 बच्चों में से उन बच्चों की पहचान करना कि जिनमें डिसेबिलिटी है, तो ये पहचान करना ही आपका स्क्रीनिंग कहलाता है। और जांच कर विकलांगता की पहचान एक उपयोगी और जो है वो प्रचलित आपका तरीका होता है। इसमें बच्चे की उम्र और उसकी परिस्थितियों का ध्यान देने के साथ साथ जांच के सही तरीकों का प्रयोग करना भी जो है वो अति आवश्यक होता है। हम बच्चे की उम्र जो है और उसकी परिस्थितियों पर ध्यान दे करके हमें हमेशा जांच का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उस तरीकों को जो है वो बच्चे के साथ अपनाना चाहिए। इसमें किसी दिए हुए कार्य विशेष को कैसे किया जाता है इस पर जो है वो विशेष ध्यान जो है वो देना चाहिए, तथा यह सामान्य विकास के अनुसार है या नहीं है यह भी जो है वो तय करना चाहिए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक नॉर्मल बच्चे जैसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हमें इसका भी जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और हमें जांच जो है वो बच्चे की करनी चाहिए। शारीरिक जांच मुख्यतः जो है वो देखकर जो है वो की जाती है। इसमें बच्चे का जो फिजिकल टेस्ट होता है वो जनरली देखकर ही बता दिया जाता है। जैसे बच्चे का पैर नहीं है या बच्चे का मुंह टेढ़ा है, बोलते समय बच्चा लड़खड़ा रहा है उसकी जीवा, तो इन सब क्रियाकलापों को देख करके हम किसी भी व्यक्ति को ये बोलना कि हाँ इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार है, ये हम स्क्रीनिंग के माध्यम से करते हैं। तो इसमें वही लिखा गया है कि जांच एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विकासात्मक अवस्था में देरी या विकलांगता को सही ढंग से जो है वर्गीकृत जो है वो किया जाता है। तो जांच के माध्यम से हम बच्चे का जो विकासात्मक अवस्था होती है, विकासात्मक अवस्था का मतलब होता है जिस टाइम पीरियड में बच्चे का विकास जो है वो हो रहा होता है, जो जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र को माना जाता है। तो इस उम्र में बच्चे के विकास में किसी भी प्रकार की कोई देरी है, मतलब बच्चा डेवलपमेंटल डिले बच्चे के अंदर है या नहीं है, और अगर है तो वो किस कैटेगरी का है, विकलांगता को इसमें वर्गीकृत भी किया जाता है। तो पहली बात तो पहचान की जाएगी डिसेबिलिटी कौन सी है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी क्या है और बच्चे में है या फिर नहीं है, इसकी पहचान की जाती है। और इसके पहचान के बाद डिसेबिलिटी का वर्गीकृतकरण जो है वो किया जाता है कि किस कैटेगरी की डिसेबिलिटी है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो किस हेयरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप में से कौन से टाइप की इसको जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो ये हम करते हैं। और जांच एवं स्क्रीनिंग वह विधि होती है जैसे शीघ्र पहचान एक विस्तृत माप के जो अंदर है जो है वो हम करते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि जांच की प्रक्रिया द्वारा, मतलब स्क्रीनिंग के द्वारा हम ये नहीं कहा जाता है कि यह विकलांग है, परंतु यह आकलन के लिए सहायक भूमिका निभाता है। आगे जब आप आकलन पढ़ेंगे तो इसमें यही कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग के माध्यम से हम विकलांग नहीं घोषित करते किसी को, आकलन के माध्यम से हम ये सारी क्रियाएँ करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग में सिर्फ इतना किया जाता है कि बस बच्चे की पहचान की जाती है कि वो डिसेबल है या फिर नॉर्मल है। अगर डिसेबल है तो फिर वर्गीकृत किया जाता है कि कौन सी डिसेबिलिटी इसके अंदर है। यही इतनी प्रक्रियाएं स्क्रीनिंग के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम बात करते हैं, यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में विकलांग की संभावना की स्क्रीनिंग द्वारा जो है वो व्यक्त की जाती है। तो स्क्रीनिंग में हम एक संभावना व्यक्त करते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि हाँ बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। अगर वो नहीं सुन पा रहा है तो फिर हेयरिंग डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर है। बस इतना ही काम आपकी स्क्रीनिंग के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। स्क्रीनिंग मतलब जाँच करना। जाँच में हम व्यक्ति विकलांग है या फिर नहीं इसकी जांच करते हैं, और अगर विकलांग है तो कौन सी विकलांगता उसके अंदर है इसकी पहचान हम करते हैं।
उसके बाद हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें बिलियन पी के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि स्क्रीनिंग एक समग्र जनसंख्या में से उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से जो है वो लाभ प्राप्त किया जाता है। तो स्क्रीनिंग क्या है? ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने की एक विधि होती है जिनको विकासात्मक अवस्था में जिनकी देरी होती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। परिभाषाएं तो आप ज़रूर 1-2 याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एक परिभाषा तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक डिसेबिलिटी की कोई एक परिभाषा तो आपको याद ही होनी चाहिए किसी के अनुसार, ठीक है। आप कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं, कोई परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो RPWD के अनुसार आप PDF को जो है वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं खुद ही आपको वो PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें 2016 के अनुसार RPWD 2016 के अनुसार हर प्रकार के डिसेबिलिटियों को जो है वो परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो आप अगर कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन आप लोग खुद से भी सर्च करके गूगल से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए, स्क्रीनिंग का आकलन हम 2 चरण में करते हैं। पहले चरण को हम तत्कालिक स्क्रीनिंग और दूसरे चरण को हम अग्रिम स्क्रीनिंग जो है उसके नाम से जानते हैं। तत्कालिक स्क्रीनिंग और अग्रिम स्क्रीनिंग क्या होता है ये हम देखेंगे। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि अग्रिम स्क्रीनिंग क्या होता है या तत्कालिक स्क्रीनिंग क्या होती है। तो पहला चरण होता है सिर्फ तत्काल में पता लगाना, ठीक है। जैसे भागते भागते हम कहते हैं कि बहुत तत्काल में काम किया, तुरंत काम करना। तो स्क्रीनिंग के जो तत्कालिक स्क्रीनिंग होती है उसमें क्या किया जाता है कि बच्चे को देख करके, जैसे समूह में बच्चा है तो बच्चे को देख करके ये पता लगाना कि बच्चा डिसेबल है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। ये आपका तत्कालिक स्क्रीनिंग होता है। हमें पता चल गया कि बच्चा डिसेबल है तो फिर उस डिसेबिलिटी को लेकर के एक व्यक्तिगत तौर से उसका आकलन करना, उसके बारे में पहचान करने के कुछ विस्तृत तरीकों का इस्तेमाल करना, ये आपका कहलाता है अग्रिम स्क्रीनिंग। पता तो चल गया कि हाँ बच्चा डिसेबल है तत्कालिक में, चलो ठीक है डिसेबल है तो क्या क्या बच्चे को सुविधाएं दी जा सकती हैं, उसका एक व्यक्तिगत रूप से बच्चे का आकलन किया जाता है जो, तो वही आपका अग्रिम स्क्रीनिंग कहलाता है। आगे देखते हैं तो स्क्रीनिंग करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता रहती है। तो वो महत्वपूर्ण 3 चीज़ कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको स्क्रीनिंग कर्ता जो है वो आपके पास होना चाहिए। स्क्रीनिंग कर्ता का मतलब होता है जो जांच करेगा, तो जांच करने के लिए कोई ना कोई आदमी होना चाहिए ना आपके पास, तो वही कहा गया है कि स्क्रीनिंग कर्ता कहते हैं उसको, जाँच करने वाले। तो ये जो आपके स्क्रीनिंग कर्ता होते हैं तो इन स्क्रीनिंग कर्ता कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो आपके, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर हो सकते हैं, स्टाफ के डॉक्टरी स्टाफ के कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, शैक्षणिक जो जैसे विशेष विद्यालय है और इस विशेष विद्यालय में रह रहे शिक्षक हैं, इनके माध्यम से किया जाता है। और बहुउद्देशीय विशेषज्ञों द्वारा सामाजिक सेवा से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो है वो किया जाता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा अनुभव है इन सब चीज़ों में तो उनके द्वारा भी देखकर बताया जाता है कि हाँ ये बच्चा डिसेबल है या फिर नॉर्मल है। और स्क्रीनिंग का स्थान आपके पास प्रॉपर होना चाहिए कि आप देखिए, हम जांच करेंगे तो कोई ना कोई हमारे पास सेटअप करने के लिए कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए ना। तो वो अस्पताल भी हो सकता है, चिकित्सालय हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं तो ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जा सकता है, घर पर ही कैंप लगा करके हम कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं स्क्रीनिंग के स्थान जो है ये वो बताया गया है। स्क्रीनिंग और सर्वेक्षण की बात करते हैं तो दोनों बहुत कठिन कार्य होता है। और इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति का जो मेन इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना में आई हुई गड़बड़ियां हैं उनका क्या रीजन है, किन वजह से ये समस्याएं हैं और कैसे हम इन समस्याओं को ये समस्याएं कैसे विकलांगता को आगे बढ़ा रही हैं, कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं, कैसे इनको रोका जा सकता है, ये सब आपका इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद स्क्रीनिंग की कुछ विधियां दी गई हैं। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहला है अनौपचारिक या प्राकृतिक विधि। तो अनौपचारिक विधि क्या होती है कि इसमें घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, मतलब जो घर के ज़्यादा जानकार लोग हैं, जैसे माता पिता हो गए, ठीक है, कुछ संबंधी हो गए, चिकित्सालय हो गए, विशेष शिक्षक हो गए, तो ये सारे लोग मिल करके बच्चे का आकलन करते हैं, मतलब बच्चे के अंदर की डिसेबिलिटी की पहचान करते हैं। तो ये आपका अनौपचारिक स्क्रीनिंग कहलाता है। वहीं पे प्रश्नावली जाँच विधि आपकी होती है
हैं जिनके माध्यम से क्वेश्चन आंसरिंग के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करके बच्चे का जो आकलन है वो आपका किया जाता है। आपने आईपी पढ़ा होगा, तो ये सब आईपी को करने के तरीके होते हैं जिसमें हम बच्चे से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चा बौद्धिक रूप से कहाँ से जो है वो नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, ये हम ध्यान देते हैं। उसके बाद आपका लास्ट आता है, इसमें वो आपका क्या होता है कि वो समूह जांच विधि होती है। समूह जांच की विधि का मतलब होता है कि बच्चे को समूह में बैठा करके फिर बच्चों को जांच करने की जो तरीके होते हैं उसके व्यवहार का जो है वो आकलन किया जाता है। और समस्याग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनको छांटना इसका मेन उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग बैठे हैं और उन 10 लोगों में कोई एक बच्चा मानसिक रूप से मंद है, तो वो चंचलता दिखाएगा, बैठेगा नहीं, आवेश रहित रहेगा बहुत ज़्यादा तरीके से, और सामान्य लोगों के व्यवहार की अपेक्षा आपको उसका व्यवहार अजीब ढंग का नज़र आएगा। तो ये हम सामूहिक जांच विधि में इस तरह से पता लगाते हैं कि बच्चा जो है वो डिसेबल है या फिर नॉर्मल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब बताया जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। अगर कुछ चीज़ें छोड़ी जा रही हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपके काम की नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे अभी टाइम कम है, तो इस वजह से डिस्कस करना भी जो है वो ठीक नहीं रहेगा। चलिए यहाँ तक ही आज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। स्क्रीनिंग में जितनी चीज़ें बताई गई हैं उतनी ही बातें आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से जितना चीज़ बताया जा रहा है उसको आराम से करिए, भरोसे के साथ पढ़िए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बस यहीं इसी वीडियो पर भरोसा करके यही वीडियो देख करके आप अपना बेहतर कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी कल्याण होने वाला है। ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताएंगे कि हाँ आपकी लेवल क्या है, आप किस लेवल के तैयार हो, अभी कहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, जब भी कोई पेपर सॉल्व करें, ध्यान से मेरी बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर सॉल्व करें तो सबसे पहले जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लीजिए। फिर आप जो नहीं कर सकते हैं किताब खोलिए, जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी प्रिंट आउट के आपने नोट्स निकलवाए होंगे, कोई भी नोट्स आपके पास हो, उन नोट्स को खोलिए और क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन बना कहाँ से है, और फिर उसके आंसर को, उसके पॉइंट वाइज चीज़ों को याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो 1-2 पेपर में ही आपका बैक होगा, तो वो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको फॉलो करिएगा, 2-3 पेपर मेरे कहने से सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर जिस भी पेपर में बैक लगा हुआ है। कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन का सलूशन जो है वो आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखा जाएगा आपके एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी। ठीक है, आपका ये सिलेबस पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा दूंगी, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।